नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन, जहां आपको देते हैं खबरों के पीछे की असल खबर। और चलिए अब आज की सबसे अहम और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चाणक्य कहलाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर कुछ ही देर पहले पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, शिवराज कैबिनेट के सारे मंत्री तकरीबन दिखाई पड़े हैं एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करते हुए। तय कार्यक्रम के मुताबिक शाह ने एयरपोर्ट पर उतरकर सबसे हैंडशेक किया, मुलाकात की। सभी कैबिनेट मिनिस्टर ने उनका पुष्प देकर के स्वागत किया और यहां से सीधे बीजेपी मुख्यालय में पहुंच रहे हैं। तकरीबन 4 घंटे तक यहां अहम मीटिंग का सिलसिला चलेगा। खास बात यह कि शाह की मीटिंग सेलेक्टिव नेताओं के साथ में। मुख्यालय पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और हर वो बड़ा चेहरा होगा जो 2023 के चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारियां या तो जिनको मिल गई हैं या ये जिम्मेदारियां अब मिलने वाली। इस दौरे के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव के साथ साथ एक ऐसी टीम और एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जो सीधे तौर पर केंद्रीय कमान से जुड़ा होगा और यहां की हर गतिविधि को वहां और वहां के हर मंसूबे को या वहां की हर रणनीति को यहां अच्छी तरह से जमीन पर उतारेगा। इसके पहले शाह ने छत्तीसगढ़ में भी रात्रि स्टे करके रणनीतियां बनाई थी और तभी से हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जमीन पर एक्टिव है और हर दिन कुछ बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। चलिए अब आते हैं अमित शाह के इस दौरे का महत्व क्या है, जिसको लेकर तरह तरह के कयास लगे। जरा इसको भी डिकोड कर लें। चलिए बताते हैं आपको। पहली बात जो पूरी तरह से साफ है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का यह दौरा चुनावी बिसात पर फाइनल जमावट के लिहाज का है। यानी संकेत साफ है कि अब की बार मध्य प्रदेश में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। तमाम तरह के सर्वे इसके पीछे हो सकते हैं, जो क्या है एक्चुअली वो तो बीजेपी और बीजेपी जुड़े नेता जानते हैं, लेकिन उन सर्वे के आधार पर काफी कुछ बदलता बाहर भी दिखता है। 2024 के लिए अभी से पूरा फोकस पार्टी पहले ही जता चुकी है। शाह जिन मीटिंग्स को लेने वाले हैं उसे लेकर जानकार ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व, टॉप लीडरशिप एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जिसमें मध्य प्रदेश के हर दिन के बड़े मुद्दे और घटनाक्रम पर डेली रिपोर्ट केंद्रीय दफ्तर तक पहुंच सकेगी। शाह इस बार नेताओं को चुनावी ड्यूटी या टारगेट देकर जाने वाले हैं, इस तरह के कयास हैं और बहुत हद तक ये मुमकिन दिखता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा देखा गया। इसकी मॉनिटरिंग भी केंद्रीय टीम ही करेगी। हालांकि इसमें कुछ नई बात नहीं है। जैसा हमने बताया, भाजपा का सबसे मजबूत और कसा हुआ संगठन मध्य प्रदेश को माना जाता है। बहुत से निर्णय हैं जो पहले ही पार्टी में इंप्लीमेंट हो चुके हैं। बूथ के ऊपर कई बार अभियान चल चुके हैं। डिजिटल टीम को एक्सपर्ट बनाया जा चुका है। लेकिन इसके बाद फाइनल जमावट, जैसा हम कह रहे हैं, इसकी बारी। अंतिम बात, जैसे प्रधानमंत्री ने भोपाल से प्रदेश और देश का इलेक्शन मूड सेट किया, एजेंडा सेट किया, उसी तरह शाह का चुनावी ड्यूटी और फाइनल जमावट सेट करना ये तय लग रहा है। इस दौरे में अहम रहेगी शाह की वो डिनर मीटिंग्स भी। जैसे छत्तीसगढ़ में देर रात तक मीटिंग्स का असर अगले ही दिन से पार्टी की एक्टिविटी पर दिखा, जमीन पर दिखा, वैसे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में भी आपको कुछ ही घंटों बाद से यानी अगली सुबह से, कल से शायद ये सब कुछ जमीन पर दिखना शुरू हो जाए। कुछ बदलाव, कुछ ऐलान और कुछ ऐलान के मुताबिक ये तमाम चीजें। चलिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की और ये बीजेपी मुख्यालय अमित शाह के पहुंचने पर तमाम दिग्गज नेता उनका स्वागत कर रहे हैं। तस्वीर में आप शिवराज सिंह चौहान को देख पा रहे हैं। अमित शाह का काफिला जैसे ही प्रदेश मुख्यालय पहुंचा, सभी ने उनका स्वागत किया बीजेपी दफ्तर में। अब सीधे मुलाकातों का दौर होगा। देखिए शाह पहुंच चुके और पहुंचकर सीधे दफ्तर के भीतर का रुख किया है। शाह जाने जाते हैं। तमाम जिम्मेदारियों को देने वाले, मैकेनिज्म को तैयार करने वाले रणनीतिकार, और अब सीधे तौर पर वो मीटिंग्स जिस पर बीजेपी का प्रदेश में इलेक्शन मूड सेट करने का दायित्व है वो शुरू होगी। और इस मीटिंग में क्या निकलता है, क्योंकि बीजेपी बाहर किस तरह से बातों को रखती है ये भी एक अहम बात है, देखना होगा। इसके लिए फिलहाल इंतजार, लेकिन छनकर खबरें यही हैं, संकेत यही हैं कि अब की बार पूरी फाइनल जमावट के लिए शाह भोपाल आए हैं।
देश में अक्सर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई चर्चा में रहती है कार्रवाई, लेकिन मंगलवार को ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति सुर्खियों में आई। वजह मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने को गैर कानूनी करार दिया। देखिए जरा। देश की सुप्रीम अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने को गैर कानूनी बताया और केंद्र को 31 जुलाई तक नई नियुक्ति करने के लिए कहा है। ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा 18 नवंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन केंद्र ने अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा दिया। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के बावजूद केंद्र को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। इधर केंद्र का तर्क है कि फिलहाल नए ईडी चीफ की तलाश नहीं हो पाई, इसीलिए सरकार ने कदम उठाया, जो कि सही है। मामले में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस और टीएमसी नेताओं ने याचिका लगाई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 8 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। तो सुप्रीम अदालत के फैसले को केंद्र सरकार के लिए एक झटके के तौर पर बताया गया। क्या है इसके पीछे का पूरा घटनाक्रम, ये समझना बहुत जरूरी है। आइए डिकोड करते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने नवंबर 2018 में संजय मिश्रा को 2 साल के लिए ईडी का डायरेक्टर नियुक्त किया, यानी नवंबर 2020 तक उनका कार्यकाल होता, उनको रिटायर होना था। लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। तब केंद्र सरकार के इस फैसले को कॉमन कॉज नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई हुई, जिसके बाद सितंबर 2021 में कोर्ट ने मिश्रा को दिए गए एक्सटेंशन को बरकरार रखा, लेकिन साथ में यह भी निर्देश दिया कि मिश्रा को आगे इस पद पर कोई नया एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ नवंबर 2021 में केंद्र सरकार सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव करती है और एक अध्यादेश लाती। इस संशोधन में प्रावधान था कि जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई जिस तरह की एजेंसियां हैं, इनके डायरेक्टर को 5 साल तक का एक्सटेंशन केंद्र सरकार दे सकती है। केंद्र के इस कदम पर कांग्रेस नेता जय ठाकुर, रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, संकेत गोखले, इन सब ने सुप्रीम कोर्ट का रुख फेर किया, एक याचिका लगाई और इसे खारिज करने की मांग की। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ईडी देश की सभी राज्यों में हर तरह के मामलों पर जांच करती है और ऐसे में उसका निष्पक्ष स्वतंत्र होना बड़ा अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं से उलट केंद्र ने भी तर्क कोर्ट में दिए कि फिलहाल नए ईडी निदेशक नहीं ढूंढे जा सके हैं। फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF पर काफी काम बचा है और यह भी कहा कि मौजूदा जो ईडी डायरेक्टर है मिश्रा खुद FATF पर काम कर रहे हैं। वो केवल देश में नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र तक में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के कई जरूरी मसलों की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में उनके समकक्ष को फिलहाल लाना मुमकिन नहीं, कुछ वक्त चाहिए। खैर, इस पूरे मामले पर केंद्र का अगला कदम क्या होता है, यह भी देखने की बात होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल अब कुछ दिनों का वक्त है और उनको अपना नया अधिकारी चुनकर ईडी में डायरेक्टर पद पर बैठाना होगा। 31 तारीख इसके लिए टाइम लिमिट भी थी। देश भर में ज्यादातर राज्यों में इस वक्त बाढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हुआ है। दुखद बात यह कि देश के अलग अलग हिस्सों से सैलानी वहां इस वक्त पहुंचते हैं और मध्य प्रदेश के 4 लोगों की जान भी वहां गई। देखिए जरा। तस्वीरें हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी और पंजाब की हैं, जहां बीते 6 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। हिमाचल में 24 घंटे में 39 जगह लैंडस्लाइड हुआ, जहां व्यास नदी के उफान के चलते कई इमारतें बह गईं, पुल ढह गए, जिससे रहवासियों के साथ साथ सैलानियों के जीवन पर भी काफी असर पड़ा। बीते 72 घंटों में देश में अलग अलग राज्यों में बारिश के दौरान 76 से ज्यादा लोगों की जान गई। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मध्य प्रदेश के टूरिस्ट की गाड़ियों पर पहाड़ से टूटकर पत्थर गिरे। हादसे में मध्य प्रदेश के 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। वहीं खंडवा के रहने वाले कुछ युवक तेज बारिश की वजह से शिमला में फंसे हुए हैं। बारिश के कारण पूरा शिमला बंद है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक कुछ राज्यों में अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट है। इतना ही नहीं, दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में सोमवार को स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब की तरह दिख रही। मानसून की दस्तक के साथ हुई बारिश ने दिल्ली में बीते 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और कल ही हमने अपने न्यूज़ डिकोड में सबसे पहली खबर इस त्रासदी की दिखाते हुए ये बताया था कि दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब इसके आगे जो दल वहां सेवा कार्य कर रहे हैं या जो दल वहां पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, उसको मदद पहुंचाना, उसका साथ देना हमारा भी फर्ज है।
आइए अब आते हैं एक और अहम खबर पर। पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हुई और ये लगातार जारी है। शाम को 7:30 बजे तक जो पता चला, ग्राम पंचायत की 27,985 सीटों पर रिजल्ट आ चुका है। टीएमसी की बढ़त साफ दिख रही। ग्राम पंचायत की 18,606 सीटें टीएमसी ने जीती। बीजेपी ने 4,482 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस के खाते में 1,073 सीटें आईं। बंगाल पंचायत में ओवैसी की पार्टी तक की एंट्री दिखी। एआईएमआईएम ने बंगाल ग्राम पंचायत की 3 सीटें जीती। खैर, फिलहाल इस खबर से कहीं ज्यादा सुर्खियों में रहा वहां हुआ हिंसा का दौर, वहां मचे उत्पात की तस्वीरें। सवाल तो है कि वहां कोई भी चुनाव, कोई भी मतगणना आखिर बिना उत्पात के शांति से क्यों नहीं हो पाती? इसके लिए जिम्मेदार कौन? अब आते हैं मध्य प्रदेश की सियासत पर। विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। पहले दिन आक्रामक अंदाज में विपक्ष दिखा। इधर छत्तीसगढ़ में तो तैयारियों से ही कई सवाल उठ रहे हैं। देखें जरा। एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने प्रश्नकाल में आदिवासियों के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष ने सीधी पेशाब कांड मामले पर स्थगन के जरिए चर्चा की मांग की। पूर्व सीएम कमलनाथ ने घटना को प्रदेश को कलंकित करने वाला बताया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान के आरोप लगाए। अनुसूचित जाति नंबर 1 मध्य प्रदेश, बेरोजगारी नंबर 1 मध्य प्रदेश, ये आज कौन सी चीज है जो मध्य प्रदेश में ठीक चल रही है? तुष्टीकरण की राजनीति, सदन का उपयोग आप राजनीति चमकाने के लिए मत करो। ये फ्लोर जनित के मुद्दे उठाने को मिला है। मध्य प्रदेश के अंदर कई हिस्सों में बाढ़ आ रही है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 से 21 जुलाई तक होगा, जिसे लेकर अभी से आरोपों का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, विधानसभा का कोई भी सत्र अपनी अवधि पूरा नहीं कर पाए। लोकतंत्र का पावन मंदिर है विधानसभा। सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब तो देना होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन कुछ अनोखे विरोध भी दिखे। कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा महंगाई के विरोध में मिर्च टमाटर की माला पहनकर पहुंची, तो कांग्रेस एमएलए महेश परमार उज्जैन महाकाल लोक में मूर्तियां खंडित होने के मामले में चर्चा की मांग के लिए महाकाल की तस्वीर लेकर विधानसभा पहुंचे। भाजपा को ये प्रदर्शन जरा भी रास नहीं आए। उन्होंने इस पर विपक्ष को नौटंकी न करने की नसीहत दी। तो मंगलवार को मध्य प्रदेश में मॉनसून सत्र के दौरान जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे सबसे बड़े मुद्दे और संकेत जिस तरह के, जरा इसको समझें, डिकोड करते हैं। मध्य प्रदेश में सदन के पिछले सत्रों का इतिहास आप देख लें तो ना तो पक्ष के तेवर पर कोई हैरानी आपको होगी, ना ही आपको उन मुद्दों पर, चूंकि ये 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र है। इसमें पक्ष के पास ये आखिरी अवसर है जनता के हितों पर सदन में बहस करने का। सो हंगामे और तल्खी कम होने की कोई आसार नहीं दिखते। अब जरा उन मुद्दों को देखें जिस पर हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सीधी पेशाब कांड के बहाने सरकार को आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में उदासीन और बेबस साबित करना चाहता है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष को राष्ट्रगीत के अपमान के बहाने राष्ट्रवाद पर घेरने के साथ साथ कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वीडियो वाली डर्टी अवसरवादी पॉलिटिक्स के आरोप लगा रही है, इसे साबित करना चाहती है। विपक्ष सरकार को महंगाई और भ्रष्टाचार पर फेल साबित करना चाहता है, तो सत्ता पक्ष इसे पॉलिटिकल नौटंकी कहकर इन आरोपों को खारिज करने का प्रयास करता रहेगा। संकेत क्या है? संकेत ये कि घमासान 2023 चुनाव से पहले खुद को जनता के लिए सदन से सड़क तक संघर्ष करने वाली पार्टी की छवि बनाने का है। इसमें संकेत 2023 चुनाव में पार्टियों के एजेंडे का भी है। किन एजेंडों पर पार्टियां जाएंगी, आप तक आएंगी, ये सदन के भीतर इन मुद्दों पर भी दिखाई पड़ रहा है। अब आते हैं एक और अहम खबर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अब भेंट मुलाकात के बाद युवा संवाद करने की तैयारी में, जिस पर बीजेपी ने अभी से निशाना साधा। देखें। 4 महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हैं, जिसे लेकर दोनों पार्टियों की यूथ वोट बैंक पर नजर है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी अब युवा संवाद करने जा रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब युवाओं से सीधी बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के द्वार बंद कर दिए गए थे, पिछले 4.5 साल में खोले गए। 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.5% से भी कम है। इधर कांग्रेस के इस दांव पर बीजेपी बेचैन है। वो कहती है, जैसे भेंट मुलाकात प्रायोजित था, वैसे ही ये संवाद भी प्रायोजित होगा।
छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय अत्याचार करने वाले आज जब युवाओं का आक्रोश देख रहे हैं तो युवाओं से संवाद करने का निर्णय कर रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ का युवा तय कर लिया है राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का। पलटवार में कांग्रेस ने कहा कि युवा संवाद से बीजेपी को अभी से डर लग रहा है। बहरहाल दोनों ही दल युवाओं के करीब जाने का एक भी अवसर छोड़ना नहीं चाहते। युवा संवाद पर अभी से इतना विवाद क्यों खड़ा हो गया है, जरा इस बात को डिकोड करें। पहली बात यह कि इस तरह के संवाद के मंच बनाना कांग्रेस की पुरानी शैली है। राहुल गांधी स्वयं सभाओं से कहीं ज्यादा, भाषण से कहीं ज्यादा इस तरह के संवाद मंचों पर दिखते हैं और भरोसा करते हैं। यहाँ ये प्रश्नों का उत्तर देते हुए इंटरैक्टिव शैली में अपनी बात रखते हैं। ये अंदाज युवाओं को भी काफ़ी भाता है। वो इसमें क्लासरूम या वर्कशॉप या सेमिनार जैसे माहौल को पाते हैं और इसमें ज़्यादा कंफर्टेबली अपनी बात कह सुन और समझ सकते हैं। दूसरी बात कि चुनावी गणित को अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में तकरीबन 46 लाख ऐसे यूथ वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। ये वो युवा मतदाता हैं जो फ्रेश सोच के साथ वोट करेंगे। ये संवेदनशील और तर्कों पर बात कहने समझने वाले माने जाते हैं। इनका मत किसी भी पार्टी के जीत हार के गणित को उलटने का मादा भी रखता है। इसीलिए दल चुनाव में इनके लिए कभी मोबाइल, कभी लैपटॉप तो कभी स्कूटी जैसे वायदे करते हैं इनको लुभाने के लिए। तीसरी और अंतिम बात यह कि भले ही भाजपा को इस युवा संवाद से अभी कुछ नजर ना आता, वो कहते हो कि ये बेकार है, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन भाजपा भी इस शैली में धीरे धीरे करके इस्तेमाल करके माहिर हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज का इसी संवाद स्टाइल में लाडली बहनों को, आधी आबादी को साधना हम सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस तरह के संवादों और इस तरह के मंचों पर अपनी बात कहने के एक माहिर खिलाड़ी। चलिए, आने वाले वक्त में ये संवाद, युवा संवाद, क्या छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स और यूथ के बीच में पार्टी को मजबूत कर पाएगा? इसकी काट बीजेपी क्या खोजेगी, हम भी आप तक देखेंगे और पहुंचाएंगे। महासमुंद में और पूरे प्रदेश में शिक्षा को लेकर कुछ तस्वीरों ने आज चिंता दिखाई है। इस रिपोर्ट को देखें, फिर डिकोड करेंगे। ये तीन अलग अलग तस्वीरें स्कूलों की बदहाली को बयां करती हैं। पहली तस्वीर में देखें, महासमुंद में प्रशासन और शिक्षा विभाग शिक्षकों की कमी पूरा नहीं कर पा रहा, जिसके लिए छात्रों को कलेक्टर से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब बात वहां भी ना बनी तो टीचर्स की मांग पर छात्र छात्राओं को राजधानी में सीएम हाउस तक आना पड़ा है, जबकि इनको पढ़ाने के लिए केवल एक ही शिक्षक है। दूसरी तस्वीर सरायपाली की, जहां दूरस्थ गांव पतेरापाली में कक्षा 1 से 5वीं तक 27 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनको पढ़ाने के लिए एक भी टीचर नहीं। वहीं तेंदुवाही में प्राथमिक शाला में 56 बच्चे 1 से 5वीं तक पढ़ते हैं, जिनको पढ़ाने की जिम्मेदारी वहां पदस्थ इकलौते टीचर पर है। यानी एक तरफ शिक्षा सुधार के बड़े बड़े दावे तो दूसरी ओर सच्चाई दिखाती ये तस्वीरें। तो एक बात जो समझने की है इस पूरे मामले में कि शिक्षा को लेकर एक रिपोर्ट जो केंद्र सरकार को दे रहा है, इसमें स्वयं बताता है कि केवल 3 से 4 जिलों में संतोषजनक बेहतर स्थिति है। वो क्यों है, इसके बारे में जो हमने आपको खबर दिखाई ये बताने के लिए पर्याप्त है। एक तरफ बहुत बेहतर प्रयास, दूसरी तरफ जमीन पर क्या हाल है, सोचना है, विचार करना है विभाग को कि ऐसी स्थिति कब तक। अब आते हैं नेपाल में हुए एक हादसे की खबर पर। हेलीकॉप्टर माउंट एवरेस्ट के करीब लापता हुआ और कुछ देर बाद इसके क्रैश होने की खबर आई। देखें जरा। नेपाल में मंगलवार को लापता हेलीकॉप्टर का मलबा और उसमें सवार 6 लोगों के शव बरामद हो गए। ये मलबा लिखू पीके गांव के नजदीक मिला। हेलीकॉप्टर को एक सीनियर कैप्टन छेट गुरुंग उड़ा रहे थे, जिसमें 5 मैक्सिकन नागरिक सवार थे। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों ने बताया कि क्रैश होते हेलीकॉप्टर में धमाका हुआ और आग लग गई। सुबह 10:04 पर मनांग एयर के हेलीकॉप्टर ने सुकड़ी से काठमांडू के लिए उड़ान भरी थी। नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक उड़ान भरने के 10 मिनट बाद ही 10:13 पर हेलीकॉप्टर का संपर्क कंट्रोल टावर से टूट गया और वो रडार से गायब हो गया। जनवरी में भी नेपाल में एक बड़ा विमान हादसा हो चुका है, जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी। तो वैसे तो दुनिया भर में एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी फर्स्ट हमेशा से एक चैलेंज रहा है, लेकिन इस मामले में नेपाल के एविएशन सेक्टर की हालत बेहद खराब दिखती है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको आप समझें, डिकोड करते हैं। ये कड़वा सच है कि हमारे पड़ोसी देश
नेपाल में खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से यूरोपियन कमीशन ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों में ब्लॉक करके उसकी उड़ान पर प्रतिबंध लगाया। उड़ान भरने को पूरी तरह से बैन कर रखा है। दूसरी गंभीर बात यह कि नेपाल की एविएशन अथॉरिटी पर देश के भीतर और बाहर से भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सबसे गंभीर आरोप है साल 2019 में यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबस ने नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के लिए 2 स्लिम बॉडी एयरबस A320 जेट डील के लिए नेपाली बिजनेसमैन अधिकारियों को और बिजनेसमैन को 34 लाख यूरो यानी तकरीबन 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। दूसरा, बीते साल मई में प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 19 पैसेंजर और 3 क्रू मेंबर्स की जान गई, 4 इसमें भारतीय भी थे। अंतिम बात, समय के साथ हर सेक्टर में नए चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है एयरक्राफ्ट का पुराना होना, उन्हें वक्त पर अपडेट करना, नए लेना बेहद ज़रूरी है और इस चैलेंज को भी नेपाल में वहाँ की एविएशन इंडस्ट्री देख रही। आज के न्यूज़ डिकोड में बस इतना ही। तमाम खबरों पर नजर रखिए IBS 24 के साथ और डिकोड के लिए कल पुनः इसी वक्त मुलाकात कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।